आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनीश सनवर और आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। इस टाइम तेलंगाना का चुनाव अपने पूरे उरूज पर है और उरूज पर इसलिए है क्योंकि मौसम यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन जो सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ पड़ा है। और गर्म होने की वजह है कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूती से लड़ रही है। आज राहुल गांधी की यहाँ पर रैली है और राहुल गांधी की रैली से कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साहित है, जोश में है। लेकिन बीआरएस भी अपने आप को कम नहीं आंक रही है और वो पूरी तरीके से इस बार यानी कि तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर पूरी उम्मीद है और कह रहे हैं कि बिल्कुल सरकार बनाने में कोई अड़चन आने वाली नहीं है। लेकिन इन दोनों का ही खेल कहीं ना कहीं बीजेपी भी बिगाड़ सकती है और बीजेपी क्या कर सकती है अभी इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा रहा है। ना ही अगर हम बात करें जो ओपिनियन पोल्स आए थे उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी को कम आका जा रहा था, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि हमें जितना आका जा रहा है हमारा उससे ज़्यादा गहराई है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एक टापू होता है और जब उसकी हम एक देखते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है लेकिन 10% हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। यही बीजेपी का कहना है और आज इसी पर होगी हमारी चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर बीजेपी लीडर फिरासत अली बाकरी साहब। फिरासत बाकरी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं बीआरएस नेता फैसल खान। फैसल खान साहब, आपका भी इस्तकबाल है। और बराह रास्त यानी कि लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता इरफान कादरी साहब। इरफान कादरी साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे शो में। इरफान कादरी साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा। रीज़न ये है कि क्योंकि राहुल गांधी की आज रैली है और राहुल गांधी की रैली से कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस रैली से आप? दोबारा बोल सकते हैं क्योंकि मैं आवाज में जी, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी लगातार तेलंगाना में चुनावी दौरे कर रहे हैं और चुनावी दौरों से कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, कांग्रेस के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इन दौरों से वाकई कामयाबी दिला पाएंगे राहुल गांधी तेलंगाना में? देखिए, बिल्कुल कि लोग जो है चाह रहे हैं कि जो पिछले 10 साल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी जो टीआरएस पार्टी की रह चुकी है, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस के तमाम कारकुन और उसके अलावा जमीन सतह पर अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना की तमाम आवाम जो है कांग्रेस के साथ है और चाहती है कि इस बार बदलाव हो। क्योंकि पिछली सरकार जो है कोई मतलब मौजूदा सरकार तेलंगाना सरकार ने कोई खास काम किया नहीं है तेलंगाना के अंदर। ना उन्होंने रोजगार दिया, ना ही जो है कोई क्या कहते हैं आपकी महंगाई की नहीं खत्म कर सके। किसी भी चीज में आप देखें तो जो है सीधे बीआरएस पार्टी जो है फेल नजर आ रही है। तो आज लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो फिर वापस सरकार में लें और अच्छे दिन जो है कांग्रेस दिखा सकती है। उसके अलावा जो है कोई हर दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। सुनहरा तेलंगाना बनाने का ख्वाब केसीआर ने सिर्फ ख्वाब दिखाया है, लेकिन हकीकत अगर उसको कोई पूरा कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने तेलंगाना को दिया है। अभी आप देखिए कि हर जगह पर कई जगहों पर बीआरएस पार्टी से आवाम पूछ रही है कि आप वोट मांगने आए तो किस हक से मांगने आए, आपने क्या काम किया पहले वो बताइए। तो उनके पास बताने के लिए कुछ रहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो जैसे कि मोदी के नाम पर सब वोट मांगते हैं या फिर तेलंगाना के अंदर भी केसीआर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भले मगर लोकल जो एमएलए उनका कोई काम काज आगे उनके असेंबली के अंदर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ। फैसल भाई, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। वो तो कह रहे हैं कि आपने सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब दिखाए लेकिन किया कुछ नहीं ज़मीनी लेवल पर, और सीधे तौर पर आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई आपके जितने भी विधायक हैं लोग उनसे ही पूछ रहे हैं कि आप किस लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आपने काम तो कुछ किया नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं हमारे कांग्रेस के जो इरफान कादरी साहब है उनको मैं फिर से जो सब ने आज हमारे साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जी, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा, इरफान कादरी साहब जो 2014 से पहले जो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी यहाँ पर जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, जब आपने कितने नौकरियां बेरोजगारों को दी सालाना, एज पर दी रिकॉर्ड्स, मैं आपको डाटा निकाल के बताना चाहूंगा, सालाना आप लोग 1000 नौकरी निकाल के देते थे। आज तेलंगाना हम अलग हुए जब से 2014 से लेके अब तक के 9.5 साल में हर साल हम 10,000 नौकरी निकाल के दे रहे हैं, एज पर दी रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ। और रही बात, आप बोल रहे हैं काम की बुनियाद पे हम तो कुछ नहीं करें, आप तो गवर्नमेंट फॉर्म करें ना। आपके यही राहुल गांधी जी जिसको आप रिसीव करने बैठे हुए हैं आ रहे बोल के, आपके राहुल गांधी जी कर्नाटका के इलेक्शंस में
वादा करे थे। एज पर द रिकॉर्ड में बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी बोले थे कि भाई मैं गवर्नमेंट फॉर्म हुए बाद 25 लाख नौकरियां जो इस अपने जो लैक है 25 लाख नौकरियां जो वेकेंट पड़े हुए हैं, मैं आते सो एक साल में पूरे वो 25 लाख पूरे कर दूंगा बोल के। कर्नाटका में मैं आपको वीडियो इनक्लोज करूंगा जो राहुल गांधी के वादे थे। आज क्या हुआ, आज 6 महीने के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई कर्नाटका में। एक नौकरी दिए क्या राहुल गांधी जी? एक नौकरी दिए क्या? आप ये बोलिए कांग्रेस को ये जो है अपने बहुत सूट होता कि झूठे वादे हैं प्यार वफा के, वादे हैं वादों का क्या, वो जो लाइन है ना वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सूटेबल है। कांग्रेस हम काम के बुनियाद पे पूरे तेलंगाना में आप देख रहे हैं कि हमारे किस तरीके से प्रचार चल रहे हैं। हम काम की बुनियाद में फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम काम की बुनियाद पे तेलंगाना में फिर से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, सिर्फ काम की बुनियाद पर। काम की बुनियाद। ठीक है, फरासत बागरे साहब वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास काम की बुनियाद है, उनके पास राहुल गांधी भी हैं और कर्नाटक का चुनाव भी है। आपके पास क्या है, आपके पिटारे में क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए। फैसल साहब की मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। जी, जी। वादे हैं वादों का प्यार, क्या है वो डायलॉग गाना? तो गाना वादों का क्या, वादों का क्या, एक आप 2 मेरे मिनट सीनियर का हैं साहब, आपको ज्यादा मालूम होना नहीं, चाहिए। मैं 1990s का गाना है ये। जी जी जी। उसमें 1 सेकंड का कुछ 30 सेकंड का वीडियो है, दिखाना चाहूंगा आपके वादों का, हाँ। अगर आप इजाजत दिए तो। नगर में मैं ऐलान करता हूं, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस की सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। फैसल साहब बड़ा बड़ा वार है। देखिए, एक मिनट ये हो जाने दीजिए, ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल बैठ जाओ। पब्लिक सवाल करी तो खामोश बैठो, बैठ जाओ, तुम्हारे बाप को बोलूंगा। कौन है पब्लिक का बाप? ये तरीका है चीफ मिनिस्टर का मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाने का। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास, जो आपके टीवी पे अगर चाहे तो मैं आपको देता हूँ, शेयर करता हूँ। नहीं बोल रहा हूँ बैठो। जी, बाप को बोलोगे क्या बात है? तमाशा कर रहे हैं? ये रवैया है चीफ मिनिस्टर का। मतलब आप सीधे तौर पर आरोप लगाना चाह रहे हैं कि वादे उन्होंने भी पूरे नहीं किए। नहीं, वादे तो केसीआर ने कुछ किया ही नहीं। केसीआर के पास जो है अभी इलेक्शंस के बाद होने के बाद हम बताएंगे उनके साथ किस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल डबल इंजन सरकार जब बनेगी तेलंगाना में, जब बताएंगे हम इनके किस्से कहानियां पूरे जब निकालेंगे हमारे पिठारे में, आप जो बोले ना, जब बताएंगे हम आपको। हाँ, मैं बोल इनके सर से कदम से, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरे मामलों में कलर्ड है ये लोग। ठीक है, चाहे एमएलए हो, मिनिस्टर्स हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, लिकर स्कैम हो, क्या है कालीश्वरम प्रोजेक्ट हो, और कोई प्रोजेक्ट्स हो तेलंगाना के अंदर, जितने प्रोजेक्ट्स है हर प्रोजेक्ट्स में इनके पास सिवाय स्कैम के स्विचेस नहीं है। और इनके पास तेलंगाना गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो क्योंकि ईडी और सीबीआई आपके पास है। मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा हूँ मोनी सनवर साहब, बताया ना मैं आपको, उनका वर्जन बताया 2014 में। नहीं, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से कलर्ड हैं। हर मामले में कलर्ड है मोनी सनवर साहब, हर मामले में कलर्ड है। आपको जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके पूरे मामला सर के इरफान भाई, अभी फैसल भाई से थोड़ा सा ले लेता हूं, फिर आपके पास। ये लोग पूरे कलर्ड हैं और इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उसके ऊपर करने के लिए तैयार है। डबल इंजन सरकार आने दीजिए, वेट करिए, 3 दिसंबर के बाद बताएंगे बीआरएस का हाल इंशाल्लाह। ठीक है फैसल खान, सीधे तौर पर बहुत ज्यादा बड़ा आरोप है, मतलब आप इसे कम में मत आइएगा। आपके आरोप आप क्या आरोप लगाते हैं? आपके ऊपर आरोप जो मैं लगाता हूँ वो सुनिए। आप बताए ना भाई 12% नहीं, सुनिए आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए। फिरासत साहब, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप बोल रहे वादे वादे बोल के 12% का छोड़ दीजिए, आप ये बोलिए क्या हुआ भाई डिमोनेटाइजेशन का? क्या हुआ भाई? आप बोले थे 2 करोड़ नौकरियां, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आप सिर्फ जो है अपने नरेंद्र मोदी जी को, आपके जो ऑनरेबल, आप जिसको मानने चाहने वाले हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी से, अरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपके नजर में, मेरे नजर में हिंदुस्तान का ब्रोकर है वो, हाथ का सिर्फ पपेट है, हाथ का सिर्फ पपेट है। रेलवे बेच दिए, जो अपने बीएसएनएल बेच दिए, हर वो चीज बिक गई, हर वो चीज बिक गई। कोई चीज आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई चीज आप एजेंट बना कर हिंदुस्तान को बेचने में सबसे बड़ा एजेंटगिरी अगर कोई करे बोले तो बीजेपी करी वो, बीजेपी करी वो। आप बताइए सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्या जो सेक्टर किसके हाथ में है? अदानी के हाथ में है, सबके पास। आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि मैं वादे पूरे गए। आप बताइए ना भाई, हमको तो हमारे अकाउंटों में जो 15 लाख तो पहले डाल दीजिए, पहले 15 लाख आए बाद हम बात करेंगे। अकाउंट में 1 रुपया आया नहीं, और जो है सो डिमोनेटाइजेशन का पैसा, ब्लैक मनी कुछ आया नहीं, जॉब बेरोजगार हमको मिला नहीं। अब पूरा दुनिया गवाह है महामारी में, कोरोना के जो हमारे पीएम केयर फंड का जो है सो कहाँ है भाई हिसाब किताब? आरटीआई डाले तो क्या मालूम क्या आ रहा?
हमारे खिलाफ आरटीआई नहीं डाल सकते, आपके प्राइम मिनिस्टर ये बोल डाले। आप बोल रहे हैं मुसलमानों को हथेली में जन्नत। आप ये बताइए, आप है तेलंगाना में माइनॉरिटीज के बरसर इख्तियार है ना भाई, आप तो जो माइनॉरिटीज को फेस बन के बिलोंग कर रहे हैं तेलंगाना में। आप क्या अच्छा कर दिए मुसलमानों का, ये बताइए। बीजेपी के ताल्लुक से कौन सी ऐसी सेंट्रल की स्कीम लाके कौन सा अच्छा मुसलमानों का कर डाले, आप ये बताइए। ठीक है, आप तो कुछ करने के हैं नहीं। इंजाम अगर आएंगे तो डॉक्यूमेंट्रियां बताऊंगा, बड़े बड़े फिल्म बताऊंगा, ये ना तो बोलो साहब 5 मिनट का टाइम दो, मैं फिर बताता हूँ नरेंद्र मोदी क्या है बोल के। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है, ही इज एन ब्रोकर ऑफ दिस इंडिया इन दिस कंट्री। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ही इज द पपेट ऑफ दिस अदानी। नहीं, क्यों आपको बी टीम कहा जाता है बीजेपी की? थोड़ा सा साहब बी टीम, ए टीम, सी टीम वो छोड़ डालो साहब, सी टीम आप ये बात कर, आप तो ए टीम है ना साहब। आप क्या करें मुसलमानों को हथेली में जन्नत बताए ना, आप तो कुछ करे ही नहीं। आपके नेतृत्व में मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चले गया, आपके नेतृत्व में मॉब लिंचिंग स्टार्ट हुई 2014 में। 2014 में तो मॉब लिंचिंग स्टार्ट हुई उत्तर प्रदेश से, आपको मालूम होना चाहिए। पहली मॉब लिंचिंग इंडिया की 2014 में स्टार्ट हुई ना, आपके गवर्नमेंट्स में हुई। बीजेपी आप बात ही मत करिए। आप ये असल क्या है, आप हसद जलन निकाल लीजिए बोल के, क्योंकि ये क्लियर पिक्चर है। तेलंगाना वालों को मालूम है कि बीजेपी आउट ऑफ द रेस है। हमारे तेलंगाना में बीजेपी का कुछ वजूद नहीं है। और आने वाले भी ये जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो के एमएलए इलेक्शंस लड़ रहे हैं, आप लोगों को तो ये हैबत लगी हुई है, बीजेपी के कैंडिडेट्स नहीं है। और रही बात सेकंड चीज ये है कि आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं ना कोई अपोजिशन पार्टी बनने वाली है बीजेपी की। बीजेपी का कोई नामो निशान है नहीं तेलंगाना में। अब आउट ले रहे हैं, बेवका रोना ही रहता, रोइए, मुबारक है आपको आपका रोना। मैं लूंगा फिर आसद बाकरी साहब से ये जवाब, लेकिन इरफान कादरी साहब के पास चले जाता हूं। इरफान कादरी, वो तो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों ने काम किया है और उसी की बनिस्बत उसी कामों के बल पर हम दोबारा से नहीं बल्कि तिबारा सरकार बनाने वाले हैं। लीडर है माशाल्लाह, बहुत जज्बाती है, बहुत हौसला है, ठीक है। लेकिन उनको बोलना चाहूंगा कि अभी जो मोदी जी के बारे में बोल रहे थे, तो मोदी जी को आशीर्वाद लेने वाले केसीआर साहब, प्रधानमंत्री पीएम का जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, सपोर्ट करने वाले केसीआर साहब, नोटबंदी को सपोर्ट करने वाले केसीआर साहब, एनआरसी जब उसके अलावा जो है आपके ये ट्रिपल तलाक के मामले में हो, चाहे आर्टिकल 370 के मामले में हो, खुले तौर पर केसीआर साहब जो है सपोर्ट करे मोदी साहब का। तो एक दलाल जी का सपोर्ट करने वाले दलाल बोल रहे हैं, ठीक है, ब्रोकर का मतलब दलाल होता है। अब दूसरी बात मैं कह दूं कि मुसलमानों की बात तो अल्लाह के वास्ते बीआरएस पार्टी वाले ना करे, चाहे वो 12% की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड को जुडिशरी देने की बात हो, दोनों काम नहीं हुआ। 12% रिजर्वेशन की बात वो कहते हैं तो बोलते कि भाई हम तो पास कर दिए, सेंट्रल में रुके हुआ है, सेंट्रल में तुम तो आशीर्वाद दे रहे थे, तो आशीर्वाद नहीं की कमी क्यों हुई, पहला सवाल। और वक्फ बोर्ड को जुडिशरी देने की बात करे तो क्यों नहीं दिए साहब। तो दूसरी बात, अब ये हटा दीजिए, और परसों जो है ना हमारे बीआरएस पार्टी के लीडर साहब से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपके महमूद अली साहब से कभी आप माफी की तलब करे या नहीं करे? क्योंकि उन्होंने आप चाहते कि हमारी पॉलिटिकली मतभेद हो सकती है, रियासत भाई हो, बीआरएस पार्टी के लीडर साहब हो, चाहे मैं हो, हमारी पॉलिटिकली आइडियोलॉजी हमारे अगेंस्ट हो सकती होगी, लेकिन इतना बड़ा दर्जा देना उमर फारूक रज़ियल्लाहु के बाद अगर कोई लीडर पैदा हुआ तो जो है वो है 1954 में केसीआर पैदा होना। तो देखिए, हम किसी को हमारे जो है ना शादियों के साथ, तबीयत के साथ या फिर जो है रसूलों के साथ हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, इनका दर्जा बुलंद है। तो आपके मोहम्मद अली के साथ आप जो पहले ये माफी मांगने लगाए या नहीं लगाए, आप अपनी तरफ से पर्सनली क्या आप इनके खिलाफ कंडम करे नहीं करे? क्योंकि ये चीज देखिए, आप अपने लीडर को जितना चाहे आप बोल लीजिए, आप जितनी तारीफ करना है आप कीजिए, आपको अपना इख्तियार है, लेकिन आप सादे कराम के बराबर खड़ा करना कितनी गलत बात है। रात के 9 बजे जो है ना आप एक बॉटल लेके शुरू होते हैं, तो आप उनका मुकाबला करेंगे उमर फारूक? नहीं, पर्सनल नहीं जाते हैं इरफान कादरी साहब, पर्सनल नहीं जाते हैं मामला। देखिए, चुनाव यहाँ पर इस्लाम की बात आती है तो बात गलत होती है। मैं बता रहा हूँ, शादी नहीं होती तो थोड़ा क्या है, गर्माहट अंदर जल्दी आती। तो राहुल गांधी की शादी नहीं होने की तरफ से कांग्रेस वाले लीडर भी जो है क्या है मालूम, बड़े लोग बोलते हैं ना शादी कर लीजिए जो है जिंदगी में जो है आपके बैलेंस आएगा, तो बैलेंस आने के लिए बोलते रहते। जवाब ले लेते हैं पूरा इरफान कादरी साहब का, फिर इस पे बात करें। जी इरफान कादरी साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए इरफान कादरी। तो मैं यही बोल रहा था कि पॉलिटिकल स्पीच आप दीजिए, डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट आपके पास बिल्कुल जीरो है।
अब वक्त ये है कि तेलंगाना में जो है बीआरएस पार्टी हटने वाली है, लेकिन इतने की चापलूसी अच्छी चीज दी है बीआरएस को लेकर। साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हामिद अमीन बन रहे थे, एक आप डमी होम मिनिस्टर है, वो ठीक है, वो आपकी जगह पर है, लेकिन आपके पावर कितने में उसके बाद नहीं कहूंगा। लेकिन सबसे पहले तो आप अपने चैनल के जरिए, आप महमूद अली साहब के जरिए आप ये कहिए कि मैं बहैसियत बीआरएस पार्टी और महमूद अली साहब के खास सब्जी होने के नाते मैं माफी मांगने लगाता हूँ। मुझे बताइए आप कि कैसे उमर फारूक के साथ आप जोड़ सकते हैं? ठीक है, तो आप में और मोदी में क्या फर्क है आपको? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन पहले मैं फिरासत बाकरी साहब के पास चला जाता हूं। फिरासत बाकरी साहब वो कह रहे थे कि भाई आप हथेली में चांद दिखाने की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने तेलंगाना के माइनॉरिटी के लिए क्या किया है, आप केंद्र में है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल वो कह रहे हैं कि आप जो है इस बारे में रहने ही दीजिए, क्योंकि आपका कहीं से कहीं तक खाता तक नहीं खुलने वाला है, वो सीधा तौर पर ये कहना चाह रहे हैं। जी, कौन कौन कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल उन्होंने फैसल साहब ने कहा है ये आपके खाता खुलने वाला या नहीं खुलने वाला, खाते खोलने वाले हम हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों के खाते खोल दिए। हमारे तो तेलंगाना खाते के खुले हुए हैं, मगर आपका 15 लाख भी का खाता हम वेट ही कर रहे खोले, हैं। हम ही बन के नहीं खाता आपका भी इंशाल्लाह। हमारा खाता तो खुले हुआ है, 15 लाख का वेट कर रहे हैं। डबल डिजिट सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, जब हमारे डबल इंजन, आंकड़े, डबल इंजन। हमारे अकाउंट्स, हमारे खाते, सब चीज आपको क्रिस्टल क्लियर की तरह बताएंगे हम। और उसके बाद बताएंगे कि कौन माइनॉरिटी के लिए या कौन मेजॉरिटी के लिए क्या किया। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको प्रयास करना पड़ेगा कोई चीज हासिल करने के लिए। हर चीज हमारे पास ऑनलाइन कर लो, दुनिया मुट्ठी में एक नारा था हमारे जियो वालों का, रिलायंस वालों का। तो आज पब्लिक के लिए लैपटॉप आपके सामने है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आप जाइए ऑनलाइन, आपको क्या स्कीम चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप हासिल करिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो कोरोना के टाइम पे फंड बना था, कोरोना में जितना काम इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया, दुनिया देखते रहेगी प्राइम मिनिस्टर को। आज जो है सारी दुनिया को वैक्सीन से सप्लाई की। हम हैदराबाद लेंगे, पीएम केयर फंड्स में डाले, बोले कि आरटीआई हम नहीं शो करेंगे, हम आरटीआई शो नहीं करेंगे, बोलिए बोल डाले। आप सिर्फ लूट लिए। लोग बता रहा हूँ आपको, कई किलोमीटर तक पैदल चले, कई किलोमीटर तक पैदल चले, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी, ना कोई कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। अब हम जो है नेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी नेशनल टॉपिक पे हम जरूर चर्चा करेंगे किसी दिन, लेकिन मामला तेलंगाना इलेक्शन को लेकर बात चल रही है। तेलंगाना इलेक्शन में अवाम की बेहतरी के लिए मैं आपको साबिका में हम आपके साथ जब बैठे थे पूरा डाटा दिया था, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ हो, जो भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर कदम पे तेलंगाना स्टेट को टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर हिसाब से, क्योंकि उनको मालूम था बड़ा आरोप जी तेलंगाना न्यूबॉर्न बेबी है, उसको जो है हमको हेल्प करना जरूरी है। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश था उसी तरीके से तेलंगाना है। अब ये भी जवाब दे दीजिए, बड़ा आरोप वो सीधे तौर पे ये लगा रहे हैं कि सही मायनों में आपके पास लीडर तक भी नहीं थे, इसलिए जो जीते हुए एमपी थे उनको विधायक। हमारी पार्टी की हमारी पॉलिसी है, आपके पास कौन है? आ गई पॉलिसी। आपके पास कौन है? टीआर से जो खंडवा छोड़ के आया उसको जो है आप कांग्रेस वाले टिकट दे देते हैं, आपके पास जो आया उसको टिकट दे देते हैं। हमारे पास ऐसा किसी को टिकट नहीं दिया। आपको मिसाल देना चाहूंगा, हमारे हॉनरेबल गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय साहब की बेटी इंटरेस्टेड थे मुशीराबाद, उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास पॉलिसी मेकिंग है, हमारे पास उसके हिसाब से टिकट दिया जाता है। ऐसा किसी के कहने से या किसी को बोलने से टिकट नहीं दिया जाता है। हाँ, और हमारे पास जिसको दिया गया टिकट सबसे बड़ा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि सांसदों को लड़ाने की जरूरत पड़ी? वही तो बताना चाह रहा हूँ, प्रोटोकॉल है हमारे पास, प्रोटोकॉल है हमारे पास। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है उसके मुताबिक स्टेट पार्टी को चलना पड़ेगा। जैसा कि इससे पहले बताया मैं आपको, हम एक लिस्ट भेज रहे हैं, वहां से एक लिस्ट होके आ रही है, वैसा हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। जो चीज वहां से होके आती है उसी को हम लोग ओके बोलना है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सिस्टम क्लियर सिस्टम है इनका। पैसा सिस्टम तो मालूम होता है 20 तारीख के बाद किसका ने कहा है पैसा बोल। ठीक है, फैसल खान जवाब दे दीजिए इसका, क्योंकि वो तो अपने सिस्टम को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है और अगर आपको कुछ भी देखना है तो आज सब कुछ ऑनलाइन है, सीधे तौर पर ये कह। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे दोस्त इरफान खादरी साहब का जवाब देना चाहूँगा। ठीक है। महमूद अली साहब का इश्यूज़ पे मैं लेकर बात करूँगा कि महमूद अली साहब के जो इशू है, मैंने भी कंडम किया था उस चीज़ को, हमारे ट्विटर हैंडल पे आप देख ले सकते हैं इरफान खादरी साहब। और सेकंड चीज़ ये है कि आज ही जो है सो महमूद अली साहब इस बात को कंडम कर चुके हैं कि भाई वो उन्होंने कुछ जो है सो ने बोल डाले जज्बात में आके बोल के। ठीक है, रही बात आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा इरफान खादरी साहब, क्या हुआ भाई, आप जो है सो अपने फेरोज खान के बयानों का ये बताइए, उन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगा देते थे ना मुसलमानों पे, बोले कि
इन्फिनिटी है मुसलमाना बोल के। आप बताइए क्या क्या है ये फिरोज खान की। आप देखिए, आप एमएलए कैंडिडेट बोल के बोल रहे हैं नाम पर लिखे, उनकी जुबान ठीक है भाई, ये तो बोलिए। आप जहां बोले वहां, जैसा बोले वहां, एक कुछ भी नहीं है, एक जोकर का रोल प्ले करता तेलंगाना पॉलिटिक्स में फिरोज खान। आप फिरोज खान ठहर के उनकी लहजा देखिए फिरोज खान का बात करने का। उन्होंने जो बरसरे इख्तिदार है, जो पोजीशन पे लोग हैं, उनको अरे तुरे बोल देते, गाली के अलावा मीडिया एड्रेस नहीं करते। कौन सा ऐसा लीडर आपके पास ऐसा है कि भाई फिरोज खान जैसा आपने मुसलमानों को लंगे लंगे गालियां दे देते, जहां बोले वहां जाके बढ़ जाते, जैसा बोले वैसा करने के लिए रेडी रहते। क्या है, मेंटली साइको हो गए उन्होंने, और कुछ भी नहीं। नामपली लड़ के ऐसा हो गया उनको कि अब जो सबने बस बोलते नहीं। मैं आपको भी वही कहूंगा, पर्सनली नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल वाला मामला नहीं करते हैं। जब बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई आपके मैंने उनसे महमूद अली साहब से या सीएम वाले मामले में भी। मैं सेकंड पॉइंट पे आना चाहूंगा कि भाई अपने बीजेपी के हमारे सीनियर लीडर ये बोले फिरासत साहब कि भाई सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बोल के। मैं इससे पहले की भी डिबेट में ये सुना था इनके साथ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई किसका साथ दिए, किसका साथ है? आपको अदानी का साथ है और किसी का साथ नहीं है हिंदुस्तान में। जब तक आपके पीछे अदानी है तो मोदी जिंदा है, इतना ही है और कुछ भी नहीं। अदानी हटे, खत्म, हट गया। आप ये बताइए ना, किसका विकास हो गया पूरे इंडिया में? देखिए कहां है इंडिया, इन्फ्लेशन कितना हाई चले जा रहा है, पेट्रोल प्राइसेस कितने हाई चले जा रहे हैं। आज तरकारी आम जिंदगी इंसान जी सकता है क्या हिंदुस्तान में? ये बताइए आप। ये तो नेशनल लेवल की बात हो गई, आप बोल रहे हैं स्टेट लेवल में। आप बताइए स्टेट लेवल को, आप बोले हम फिजिकली जो सो फाइनेंशियली हेल्प करें, बताइए किस तरीके से हेल्प करें? मैं आपसे बड़ा सवाल ये भी रखना चाहूंगा। आप बोले सबका विश्वास, बताइए कितने आपको रेपा हो रहे हैं ऑल ओवर हिंदुस्तान में? ये बताइए। हर दिन इस्मत और इज्जत के साथ खेली जाती है हिंदुस्तान की बेटियों की। यूपी में हाथरस का रेप हुआ, आप विदाउट इंक्वायरी पुलिस वाले ले जाके जला डाले। ये क्या ये आपका विश्वास है? आप कुछ भी विश्वास नहीं है। आप आके तेलंगाना में झूठे वादे कर रहे हैं कि मैं जो सो दलितों की यूनिवर्सिटी बना दूंगा। आप ये बोलिए गुजरात में कितने यूनिवर्सिटी बनाए जहां आपका बेसमेंट है? कौन से गुजरात में आप जो दलितों के अच्छे के वास्ते करे? कुछ भी नहीं करे। रही बात सेकंड पॉइंट, आप ये बताएंगे फिरासत साहब कि भाई आप टिकटों की बात करेंगे, टिकट का तो मैं आपको जवाब दे चुका। बीजेपी आपको क्यों नहीं दे रही? आप इतने सीनियर मोस्ट जो है अपने लीडर बता रहे हैं, आप अपने आपको माइनॉरिटीज के, आप तो एक तो टिकट ले लेना था। नो डाउट फिरासत साहब जो है, मैं भी इस बात को जानता हूं कि वो शुरुआत से मैं भी मानता हूं, मैं कोई नहीं पहचान रहा हूं, नहीं फिरासत साहब को मैं भी पहचानता हूं। टिकट की बात आई तो बोल रहा हूं साहब, आप क्यों नहीं लिए टिकट? आप क्यों नहीं ले लिए टिकट? उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम है, अगर हमारे जो लीडर हैं उनको लगता है कि सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम है, पैसा दो टिकट लियो और कुछ भी नहीं। और मुसलमानों को तो देते नहीं टिकट। रही बात, आप बोल रहे हैं हमारे पास पूरा जो यूनिटी है, फॉर्मेलिटी है, एकदम ऐसा जो एक्यूरेसी है। हमारे गवर्नमेंट में कुछ भी एक्यूरेसी नहीं है। आपकी एक्यूरेसी देखना है तो यूपी गवर्नमेंट की एक्यूरेसी देखिए, कैसा जैसे दो तरफा बना होता, वहां पर कैसा मुसलमानों को जो मॉब लिंचिंग होती, कैसा मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाता, कैसा मुसलमानों को अज़ान देने से रोका जाता है, कैसा जो है सो मुसलमानों के संग जो है अपने उनके ऊपर किसी भी प्रोटेस्ट करने की तरफ से आज भी नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। दिल्ली में बता रहा हूं आपको, यूएपी एक्ट में। थोड़ा सा आप होमवर्क कर लीजिए फैसल साहब। होमवर्क करके आया बोल के इतने बातें बताया साहब। आप होमवर्क करें तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए फिरासत साहब। यूपी की बात बोले तो बोल रहा हूं आपको, यूपी में बुलडोजर चला बोल रहे हैं, यूपी में चला बुलडोजर, हैदराबाद में भी बुलडोजर चलेगा। किस पे चलेगा? जो लोग क्रिमिनल है। देखिए नोट करिए, मुनसिफ चैनल को मैं ये बताना चाहूंगा, मोदी सनवर साहब एंकर है, आप बोलिए हुकूमत में तो आते नहीं, यहाँ पर भी बुलडोजर की बात कर रहे हैं। ये हैदराबाद है और ये तेलंगाना है। आपके बुलडोजर के पहिए काट के 2 मिनट में क्या है, लोहे की मंडी में भेज देते बुलडोजर। यहाँ पर ऐसा है, तेलंगाना है, ये बुलडोजरों के ख्वाब हमारे मत बताइए। लोहे की मंडी में मिलता है बुलडोजर। जवाब ले, बात तो होने दो। तेलंगाना में भी बुलडोजर चलेगा। किस पे चलेगा? जो क्रिमिनल है, जो लैंड ग्राबर है, जो गरीबों को सता रहा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, 100% चलेगा। मतलब यूपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स आपको इतनी पसंद आ रही है? बुलडोजर मत बोलिए। यहाँ पे जो जैसा किशन यूपी में स्टार्ट हुआ ना, जवाब ले लेता हूं, किशन रेड्डी का स्टेटमेंट था, जो लोग गरीबों को सता रहे हैं तो 4% आपका कैंसिल करते बोल के बताइए। कैंसिल तो कैंसिल, जो बोल के कैंसिल, मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देते नहीं हमारे पास। अच्छा, आपके पास नहीं? जो लोग क्रिमिनल है, जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, उनके ऊपर बुलडोजर यहाँ पर भी चलेगा, 100% चलेगा। हम बताएंगे आपको चला के, हम बता के चलाएंगे तेलंगाना में बुलडोजर चला के बताएंगे आपको। मतलब आप मान रहे हैं कि क्रिमिनल है तेलंगाना में? नहीं, वो बुलडोजर चलेगा, हम चला के बताएंगे। हम तो बीआरएस का सबसे पहला नेता, पहला लीडर, छोटा मोटा मैं ये रहूंगा कि आपकी बुलडोजर को लेके लोहे की मंडी में बेच देता हूँ। शरफन भाई पहचानत के हमारे अच्छा रेट देते हैं, बेफिक्र रहो। ये लेकिन आप मान रहे हैं कि आपके यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं जो उसको साफ कर? आप बोले ना, हर स्टेट में क्रिमिनल है।
चलेगा, आप बताइए कानूनी सबसे कार्रवाई ज्यादा होगी। क्रिमिनल लेकिन रेट अगर किस मान स्टेट का लीजिए है? अगर आप मान बताइए, लीजिए और पूरे एक हिंदुस्तान छोटा में सा सबसे ज्यादा क्राइम रेट किसका देखिए है? मैं जो उत्तर प्रदेश का है। मैं वो चल रहा बुलडोजर, आप क्या तकलीफ हो रही है उत्तर वहाँ पे? प्रदेश का है। मैं एक जवाब ले लेता हूँ क्यों फिलहाल, तकलीफ हो रही है? मैं जवाब ले लेता हूँ आपकी फिलहाल। गवर्नमेंट है, आप फैसल crime खान control फैसल करो, खान चलाएंगे बुलडोजर बुलडोजर, चलाओ, फैसल खान, बिल्कुल इसमें चलाओ, जवाब ले लो। आप ठीक है। गवर्नेंस अच्छा करिए, ऐसा नहीं, क्राइम ऐसा कंट्रोल करिए, बुलडोजर मत चलाइए, ऐसे नहीं, ड्राइवर का रोल मत प्ले एक जवाब मुझे दे दीजिए आप। मान लीजिए कि अगर चलिए सरकार नहीं बनना, या वो अलग एक अलग टॉपिक है, दूसरा ये भी अलग टॉपिक है, मैं उस बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता हूं, ये मेरा पर्सनल मामला है, चैनल का इससे कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर मान जाए कि अगर यहां पर क्रिमिनल्स पे बुलडोजर चल रहा है, या क्रिमिनल्स जो जमीन हड़प रहे हैं उनके घर, उनकी उस जमीनों पर बुलडोजर चल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मोरिस अनवर साहब, इंडिया का कानून कहाँ है फिर? ये नहीं मैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो कानून कोई के चीज है दायरे ना, में ही है। कॉन्स्टिट्यूशन कानून के का मुताबिक ही कॉन्स्टिट्यूशन का चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कानून की के कोई चीज है मुताबिक ही ना, चलाएंगे। आईपीसी सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन की भी तो कोई चीज है ना। ठीक है। अगर वो कर रहे हैं क्राइम, अभी भी तेलंगाना में नहीं हो रहा क्राइम, उसके अलावा उसको जैसे वो करते हैं। आप गवर्नमेंट रूल, IPC section, गवर्नमेंट IPS रूल, section की गवर्नमेंट आपको मालूम रूल, क्या है गवर्नमेंट तेलंगाना प्री स्टेट प्लान्ड गवर्नमेंट को? बता रहा हूं आपको, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सेड बुलडोजिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यूपी होती, में मैं कंडम करता हूं इस बिल्कुल चीज होती, की, बराबर बिल्कुल होती। होती, आप बिल्कुल बिल्कुल होती बोले तो आपके क्या बोलूं, आप ठीक आते है, नहीं आप बात तो पूरी होती नहीं। बात पूरी करने देते हैं। आते नहीं आते एक अलग बात है। जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं, जो लोग गरीबों की जमीन पे कब्जा करते हैं, जो लोग वक्फ लैंड ग्रैबर्स हैं, उनके पास बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तेलंगाना में डबल इंजन सरकार इरफान बनने कादरी साहब से दीजिए, भी- बनने के बाद तेलंगाना में ही बुलडोजर हम वापस चलाएंगे बिल्कुल हम। और जो क्रिमिनल है उन पे चलेगा, नाहक लोगों पे किसी पे नहीं चलेगा। ठीक है, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। अगर सिर्फ बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, बुलडोजर छेड़ो तो बोला मैं आपको। नहीं ठीक है, बुलडोजर पॉलिटिक्स को एक मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, इसको इस मामले को छोड़ देते हैं। उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि यहाँ पे बुलडोजर पॉलिटिक्स का कोई वो नहीं अरे है। जब उन्होंने आएंगे कहीं तो बोलेंगे ना, चलने देंगे नहीं चलने देंगे। उनका तो डब्बा गोल, बिस्तरा गोल होने और लपट के जाना है उनको। 3 दिसंबर को फिरासत साहब को बुलाइए, मुंसिफ चैनल पे मैं मुलाकात करूंगा। मैं पहले इंशाल्लाह। इन्फॉर्म कर चुका हूं, 3 दिसंबर, रहूंगा बिल्कुल, इंशाल्लाह, हाँ, मैं भी रहूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम सेलिब्रेशन करेंगे, बीजेपी जीतेगा। बिल्कुल पिंक केक कट करेंगे बीआरएस का। देखिए ठीक है, आप सब दो के लिए आइएगा, मैं जो भी पार्टी जीतेगी उस पर हम लोग तबसरा और चर्चा कर लेंगे। फिरासत बाकरी साहब, बड़ा सवाल ये है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुनहरा तेलंगाना की सीएम केसीआर ने बात की, जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तब और आज 10 साल के बाद कहीं ना कहीं विकास हुआ है, जिसके दम पर वो केसीआर साहब तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रही है, लेकिन इस बार आप मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आप इस बात को मान रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं आने वाले हैं। अगर आते हैं तो क्या वाकई ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है या इस तरह की पॉलिटिक्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर? आपने कहा मैं सिर्फ बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी जिसके लिए बीजेपी बुलडोजर को मैं बाजू कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, उससे हटके बताता हूं। हाँ। साबिका में मैंने आपको सबसे पहला वीडियो दिखाया केसीआर का, ठीक है। झूठ का परिंदा। सबसे पहला वीडियो था इनका, सबसे बड़ा सबसे झूठ पहला का वीडियो। परिंदा नहीं, बोले बोलने तो दीजिए। सिवाय जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बात करने का। बिल्कुल बोलिए फिरासत साहब। सबसे पहला झूठ का परिंदा मैं आपको निकाल के लाया, 2014 इलेक्शन से पहले दिए थे उन्होंने, जो आज तक फुलफिल नहीं कर सके उन्होंने, और मुसलमान उनको उसी के कहने पे वोट दिए थे। फर्स्ट टाइम दिए, सेकंड टाइम दिए। आज मुसलमान समझ गया है, आज मुसलमान इनको 39 असेंबली सीट्स में मुसलमान डिसाइडिंग वोट है, इनको दे सकते हैं नहीं दे सकते। और जब इनका पता चल जाएगा 30 नवंबर को, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे कि मुसलमान आपके साथ है या आपके झूठे वादों में है, या आपकी अपलिफ्टमेंट क्या है, स्कीमा क्या है, बताएंगे हम जब बात करेंगे आपसे। और जो इन्होंने बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए ये किया, अवाम के लिए किया, किसानों के लिए किया, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के अंदर जो है इन्होंने जो भी काम किया, चाहे कल्याण लक्ष्मी हो, चाहे आपके टिमरिस के एजुकेशन के मामला हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग के साथ इन्होंने अपना काम किया है, अपनी लेबल लगा लिया है। जी हाँ, काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेबल अपना। ये इनकी जो है माइंडसेट हुआ है, जैसा अभी हमारे इरफान कादरी साहब बताए, आफ्टर 9 o'clock इनका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता पूरा बोल के। तो वही हिसाब से इन्होंने जो है आवाम को जो है बेवकूफ बनाते हैं। आवाम अब जो है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। ठीक है फैसल खान, बात आपने पूरी तरीके से सुन ली है, मुझे सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। कह रहे हैं कि एक तो सीधा आरोप लग रहा है, जो भी वो कह रहे हैं, मैं उसको बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन दूसरा मामला ये है सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि अब आवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो काम किए हैं वो लेबल आपने लगा लिए हैं, उस लेबल को आपने चिपका लिया है। क्या कार के पीछे कमल है क्या वाकई? ये देखिए, कार के पीछे कमल है ना, कार के आगे कुछ है। कार मेन रोड पे है, कार अच्छी स्पीड पे है, कार 9.5 साल में विदाउट एनी स्टॉप रेगुलर मूव होंगे। और 2000, अब आप बोलने दीजिए या मैं बोल लूं?
लेकिन अब हाथ आता दिख रहा है कार पे। वो हाथ नीचे कुचले जाता, हाथ आ जाता, जैसो टायर के नीचे आ जाने वाला है हाथ, वो छोड़ दीजिए कार का हाथ, कमल का भी छोड़ दीजिए, हाथ का भी छोड़ दीजिए। अब रही बात, आप बता रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल सबकी स्कीम्स है बोल के, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए फिरासत साहब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा रैतू बंधु कॉपी नहीं करी? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो है सो अपने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर झूठे वादे नहीं किए गए? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन के महकमे से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो डेवलपमेंट है, जो हाईवेज है, जो है ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसको आके यहाँ पर आके जो है सो वो नहीं करे कि भाई जो है सो अपने बात कर लेते हैं, मैं जवाब मौका दूंगा, आके यहाँ पर अप्रिसिएशन नहीं करे थे क्या? बराबर करे। और रही बात सेकंड चीज, झूठ 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 बोल रहे हैं, और आप पूरी हिंदुस्तान को मालूम सबसे बड़ा झूठा कौन है, सबसे ज्यादा वादे किसके थे, और मित्रों बोल के अपने जो है सो अपने झूठे झूठे वादे करके उसको निभाना नहीं, हिंदुस्तान को पूरे मालूम है। और 2024 में ये भोगलाहट है तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट की, ऐसे लीडर्स की जो यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि हम झूठ, और हम जो सो ये ख्वाब है कि हम जो सो यहाँ डबल इंजन सरकार बनेगा, कुछ भी इंजन सब गायब हो गया, वो भी इंजन ले जाके हम जो सो लोहे की मंडी में भेज देते, ले जाके, ऐसा अगर बोल रहे हैं तो तेलंगाना में तो कुछ भी लोहे का कोई जो सो अपने डबल इंजन की सरकार वरकार कुछ बनने वाली है नहीं। और सेकेंड चीज ये है कि आप सेंट्रल में भी आपकी गवर्नमेंट अब आने वाली नहीं है, आने वाला 2024 के बाद अगर कुछ अब हम जो सो रीजनल पार्टीज को लेकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये मैं अगला सवाल मेरा असल में यही था आपके साथ में फैसल, आप कह रहे हैं कि 2024 में सरकार नहीं आने वाली है, तो क्या अलग वाकई थर्ड मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल बनेंगे 100% बनेंगे। इंडिया गठबंधन में अब हिंदुस्तान का सिचुएशन ऐसा है कि तेलंगाना इंडिया की पॉलिटिक्स में अगर कोई की रोल प्ले करने वाला है वो तो रीजनल पार्टीज प्ले करने वाले हैं, क्योंकि पूरा इंडिया में जीरो और वॉश आउट हो गई हमारी कांग्रेस। और सेकेंड चीज, अब बीजेपी का आलम तो आप देख रहे हैं, जो है सो स्टेट्स में उनका इन्फ्लेशन नहीं रुक रहा, वहां के लोग उनसे बजन हो गए, वहां पर एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर वोट मांग मांग के आप यहां तक तो आगे नरेंद्र मोदी साहब। अब जो है सो अब आपकी गाड़ी है, आपका डबल इंजन सरकार चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम को ये जो सो मुकम्मल यकीन ये हो गया कि हम सेक्युलर गवर्नमेंट्स और रीजनल पार्टीज को लेकर ही हम थर्ड फ्रंट बनाकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो मैं इसी के लेकर कर दूंगा कि वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि साउथ साइड में अक्सर बीजेपी कमज़ोर मानी जाती है, और इस बार भी बीजेपी का यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। फिरासत बाकरी साहब, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा मामला वो कह रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे और बीजेपी को केंद्र सरकार से उखाड़ने में हम वो अहम किरदार अदा करें। थर्ड फ्रंट बनाओ, फोर्थ फ्रंट बनाओ, हमारे को आपसे आप नंगे नाची हमाम के अंदर मतलब नहीं है। नंगे नाची गिर भी गए खुद केसीआर साहब, 3-4 महीने दवाखाने में रहे उन्होंने, वो छोड़ दीजिए, हमारा मतलब नहीं है उससे। हमारे को हमारा जो सिस्टम है उसके मुताबिक हम 2024 में भी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब के नाम पे सरकार बनाएंगे, उनके फेस पे इलेक्शन लड़ेंगे, शानदार कामयाबी होगी। हमारे को आज जो हमारे एनडीए पार्टनर्स है, एनडीए के जो पार्टनर्स है, अगर कल के दिन हमारे साथ एनडीए पार्टनर नहीं भी रहे तो हमारे को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फ्लोर पे आएगी, हम गवर्नमेंट बनाएंगे, बात पक्की है। बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने अभी आज हमारे 303 एमपी है भाई मोनी सनवर साहब, आज फ्लोर पे हमारे 303 एमपी है। ठीक है, हमारे फ्लोर पे चाहिए कितने? 270 275 चाहिए हमारे, 500 चिल्लर के टोटल हाउस है, 250 के ऊपर जो लिया उन्हें हुकूमत बना सकता है। हमारे पास 303 एमपी प्रेजेंट नाउ है हमारे पास जी, तो हमारे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी की जरूरत नहीं है, मोर देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है सर, मोर देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। और आने वाले 2024 में भी हमारा बीजेपी का हमारा टारगेट है 350 असेंबली सेगमेंट्स पे हम पार्लियामेंट पे जीत के आएंगे। ठीक है जी, ये तो एक सवाल हो गया। दूसरे भी सवाल बोलिए। वो सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रहे थे कि पहला तो ये कह रहे थे कि हम थर्ड जो मोर्चा बनाकर वो करेंगे। दूसरा पहला सवाल मेरा आपसे साउथ को लेकर था। अक्सर साउथ में बीजेपी थोड़ी कमजोर रहती है, थोड़ी कमजोर है या थोड़ी मजबूत है। साउथ में आप देख ले सकते हैं 3 दिसंबर को बता देंगे, लिटरेसी रेट ज्यादा है, 3 बता देंगे हम, आप 3 दिसंबर को बता देंगे। वो सीधे तौर पर आप पर उनके कहने से नहीं, आरोप लगा, आप भी आरोप लगाते हैं तो आपके भी आरोप माने जाते हैं ना। आरोप का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। 3 दिसंबर को हम आपको बता देंगे बीजेपी कमजोर है या बिल्कुल स्ट्रांग है या कैसी है। आपको इंशाल्लाह आपके साथ बैठेंगे तो हम आप खुद पता चल जाएगा हम कमजोर है या नहीं है। आपके पास जो है पोलियो पेशेंट्स है, हम तो स्ट्रांग खड़े हुए हैं, हम आपको बैसाखी की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बैसाखी की जरूरत है, आप बोले थर्ड फ्रंट बनाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की हंग असेंबली वाला मामला आता है तो क्या आप वो
लाठी बनेंगे एनडीए क्या? एनडीए का गठबंधन नहीं होता क्या? एनडीए गठबंधन का ही नाम है ना, तो फिर बेशक ही आपकी कहां से होगी जरूरत नहीं है बोला ना, आपको पहले से बोल रहा हूं मैं आपको, हमारे 303 एमपी हमारे मोर देन इनफ है। अच्छा है, मेरे को नहीं मालूम था जो सब अमलियात भी यहाँ पर किए जाते हैं, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है आपका माशाल्लाह। लेके चल रहे थे एनडीए को भी लेके, चूंकि इसकी मिसाल देता हूं आपको मैं, महाराष्ट्र से एक हमारा रामदास अतौले एक मिनिस्टर है, ठीक है, उन अकेले एमपी है महाराष्ट्र से, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एनडीए पार्टनर है, उनको आज प्राइम मिनिस्टर लेके चल रहे हैं, मिनिस्ट्री लेके चल रहे हैं उनको, तो हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर फिर भी चूंकि कमिटमेंट है हमारा एनडीए का, तो लेके चल रहे हैं पूर्व। अगर हमारे साथ कोई आए या नहीं आए, हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी एब्सोल्यूट हमारे खुद के बायोलॉजिकल एमपी जो है 303 है, और आगे फ्यूचर में 350 हो जाएंगे, हमारे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या वो जो जिस बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है हिंदुत्व वाली राजनीति के लिए, क्या वाकई वो वाला कार्ड नहीं चल पा रहा है? वो सीधे आप पे यही आरोप लगा है। हिंदुत्व वाली राजनीति नहीं, हमारी राजनीति डेवलपमेंट के ऊपर है, हमारी राजनीति हर चीज के विकास के ऊपर है। आज देखिए जो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए, उसके ऊपर आज पूरा 100% उन्होंने उसको करके बता दिया। फैसल खान, देखिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता चलूं जी, 2018 का चुनाव, 2014 का चुनाव, गोशा महल से एक सीट आई अपने हमारे मलून टी राजा सिंह की, टी राजा सिंह की। सो 2014 में जीते उन्होंने, 2018 में जीते उन्होंने गोशा महल से। इस बार फिर से उम्मीद क्या डेवलपमेंट हुआ भाई? गोशा महल की सीट बताइए ना भाई, क्या डेवलपमेंट हुआ गोशा महल में? आपको मालूम है जब एक गुस्ताखे रसूल जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को आप उसको हर्ट कर दे रहे हैं, आपको खुद आपकी पार्टी ऐसा सिचुएशन बन गया था तेलंगाना में कि आपको खुद आपकी पार्टी जो है सस्पेंड करने पे मजबूर हो गई थी। आपकी फिर वही पार्टी एक कम्युनल जो है हेट्रेड मॉन्स्टर को बुला के फिर एक टिकट दे देते हैं वहां से। क्या ये बीजेपी का डेवलपमेंट है? ये बताइए। और सेकंड चीज आप बोल रहे हैं बीजेपी बीजेपी बोल के बोल रहे हैं, विदाउट एनी हिंदुत्व कार्ड आप सांस ही नहीं ले सकते। वह हिंदुत्व आपका ऑक्सीजन है, आपका ऑक्सीजन है। बताइए विदाउट पाकिस्तान, विदाउट इन्वॉल्विंग इन हिंदुत्व कार्ड, विदाउट कम्युनल राइट्स, विदाउट जो है हिंदू मुस्लिम, आप कोई भी नेशनल मुद्दों पे इतने डिबेट्स देखते हैं, इतने जो है इनके प्रचार में देखते हैं, इनके जितने भी बयान होते हैं नेशनल लीडर्स के, क्या ये टॉपिक्स के हटके बात करते हैं? क्या कुछ भी नहीं करते। सेकंड चीज गोशा महल की मैं बात करना चाहूंगा। मैं मुंसिफ टीवी के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि गोशा महल में जितने भी मेरे जो है अपने हिंदू भाई है, जो मारवाड़ी समाज से बिलोंग करते, जो लोधा समाज से बिलोंग करते, जो खत्री समाज से बिलोंग करते, जो मराठा समाज से बिलोंग करते और दीगर जितने भी समाज के बिलोंग हैं, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि आने वाला 30 नवंबर को आप दिल में यह एहसास रख के चलिए कि ये तेलंगाना है, ये पीसफुल स्टेट है और ये हैदराबाद सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी अब तक का हैदराबाद है। और जो है सो आप मजहब की बुनियाद पे अब हमको वोट करना नहीं है। जो आरएसएस की जड़ें आप तक पहुंची है उनको पूछिए कि आप जो है गोशा महल में इस 9.5 साल में डेवलपमेंट क्या करे। उनको पूछिए कि जो क्रिमिनल है जिसके ऊपर 101 केसेस बुक है, जिसमें से 45 क्रिमिनल इन नेचर है, जिसको कम्युनलिज्म के नाम पे जो है दर्ज है, उसके नाम पे केसेस जो 45 सीधा उसके ऊपर 45 केसेस है, जो यहां पर नहीं अपनी गंदी राजनीति और सिर्फ और नाम के खातिर जो है जाके अपने महाराष्ट्र में जाके जो है राजस्थान में जाके जो है मध्य प्रदेश में जाके गंदे गंदे बातें करता है, स्पेसिफिक कम्युनिटी को जो है टारगेट करके उसके खिलाफ जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए बोलता है और माहौल खराब करता है पूरे तेलंगाना हिंदुस्तान का। वैसे एक मलून को, वैसे एक हेट मॉन्स्टर को आप जो है फिर से मेंबरशिप रिवोक करके बीजेपी से गोशा महल की टिकट दे रहे हैं, ये बेशर्म की बात है। और आप जो है ख्वाब देख रहे हैं फिर डबल इंजन सरकार का। आप पहले अपने आप को गिरबान में झांक लीजिए कि कितने आपके ऊपर नाजायज खून के छींटे आपके ऊपर है और कितने नाजायज जो है आप कम्युनलिज्म की एक हिंदू मुसलमान एकता को, एक हिंदू मुसलमान की मोहब्बत को डिवाइड करने वाला आपके बीजेपी काम करते आई है और काम करती रहेगी। फैसल खान, आरोप तो आप पर भी लगने चाहिए ना, क्योंकि आपने भी, अगर आप बात करते हैं कहीं ना कहीं सभी समाज को लेकर साथ चलने की और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं माइनॉरिटी के विकास को लेकर, खासकर यहाँ पे माइनॉरिटी का आप टिकट नहीं देते हैं, लेस देन 1% भी टिकट देखने को नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरा ये है कि आपने भी दावे बहुत सारे किए थे, रिजर्वेशन को लेकर दावे किए थे और जायदादों को वक्फ बोर्ड के जुडिशियल पावर देने के लिए बात किया था। उसके अलावा जितने भी हम देखते हैं जो अलग अलग कितने मसाजिद शहीद हुए वो तो पूछिए, आपके पास रिकॉर्ड है कि टीआरएस सरकार के पास चला के मसाजिद गिराने वाले, हम मसाजिदों का हिसाब दिया। अभी आप पहले अपने आप को संभाल लीजिए। आप राजा सिंह की बात कर रहे हैं, आप जो है पूरे हिंदुस्तान में मसाजिद शहीद मस्जिद के बारे में पूछिए साहब। मैं बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन आप बारे में पूछिए। अरे
आप जवाब दे आपको दीजिए जो सवाल मैंने आपसे चढ़ा किया। दिया देखिए ठीक है। सबसे पहले मैं आपके तेलंगाना सवाल का में जवाब कितने देते हुए मसाजी चलूं, शहीद हुए, मोदी बोलिए मेरे जनवर को आप। साहब, आपके मैं सवालों का जवाब देता चलूं ठीक कि है, आप जवाब। देखिए आप सबसे पहली चीज बात जब माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट की आएंगी, देखिए हम बराबर माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट बराबर करें। हम शादी मुबारक स्कीम सबको दे रहे हैं, हम 1 लाख रुपीस लोन सबको दे रहे हैं, और जो है सो 2 BHK कई जनों को अलॉट हुए। जो है सो ओवरसीज जो मुसलमान बच्चे जो बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनको 20 लाख रुपए हम बराबर दे रहे हैं, और जो है सो अपने बेवाओं को पेंशन पहुंच रहा है। क्यों नहीं हो रहा है डेवलपमेंट का काम? मैं आपको इससे पहले भी आप मेरे को डिबेट में बोले थे, तो मैं जब भी यही बोला था आपको, और अभी भी यही दोहरा रहा हूं, कई काम होना बाकी है, कई काम हुए नहीं हुए बल्कि नहीं। अदर स्टेट बीजेपी रूल्ड स्टेट मॉडल से तो देखा गया तो 1000% तेलंगाना गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के रिलेटेड। ठीक है फिरासत बाकरी साहब, पहले तो आप गौशा महल को लेकर सवाल जायज़ है, आपके चाहे एक ही MLA रहे हों, लेकिन उनके काम के बुनियाद पर ही तो कहीं ना कहीं आप जाएंगे। वो हमेशा जाने जाते हैं कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी के लिए, और गौशा महल में वो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। उनकी बयानबाजी के लिए उनका मैटर ऑफ कोर्ट है। कोर्ट हमारा जैसा बताया अभी आप, कोर्ट के हालात है, सेक्शन है, कोर्ट कैन डिसाइड कि उन्हें कहां तक गुनहगार है और उसको क्या सजा मिलना चाहिए, उसको सजा मिलेगी। लेकिन कानून आपने के मुताबिक He was under Prevention Act, PD Act, Prevention Detention Act के अंदर गए थे, PD Act में गए थे, PD Act में गए थे। क्यों फिर जो सवाल तो आप पे भी उठना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कानून तो आपके हाथ में है, होम मिनिस्ट्री यहाँ पर आपके हाथ में है। तेलंगाना गवर्नमेंट रन होती। अरे भाई अभी आप आप बोल रहे हैं समझिए, ना। गवर्नमेंट अलग होती, कोर्ट अलग होता। नहीं, सवाल ये है ना कि गवर्नमेंट अलग होती, कोर्ट अलग अरे होता। अभी हमारा ले जो आके बंद कर दीजिए तेलंगाना आपके निजाम में गवर्नमेंट तो। तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर पुलिस कमिश्नर आता, उन्होंने बराबर अपने कार्रवाई करे। अरे फिर लेके जाके PD Act में ले जाके डाले, फिर ले आके डालिए। फिर ले आके क्यों? कल की बात है, आज की सुबह की बात है। आज हाँ मंगलवार भाई, पुलिस स्टेशन में फिर तेलंगाना केस बुक स्टेट हुआ, के कानून फिर में केस दम बुक हुआ। है, खुद के पार्टी तो राजा लीडर्स को सिंह बोल रहे को ले आके बंद करके बताइए खुद के फिर आप। कैटर को, आज की कल की थोड़े दिन पहले की स्टेटमेंट है, खुद के पार्टी कैटर को बोल रहे हैं कि ठहर के जो अरे वो क्या बोल रहा मुसलमान हूँ, बच्चियों अलग का बात है लव भाई। जिहाद, अरे मुसलमान बच्चियों को जो है लव जिहाद, हमारे जो मुसलमान बच्चियों को जो पटाव करो वो ये बोल के बोले, फिर खुद के पार्टी कैटर को बोल रही मैं देख रहा हूं यहाँ से वहां गए, यहाँ से वहां गए, तो मैं तुम लोगों को उल्टा लटका दूंगा। याद करो आज सुबह में केस बुक हुआ ना, पॉलिटिकल 15 स्टेटमेंट है, तारीख को। देता हूं अरे मैं, आपकी तेलंगाना आप स्टेट यहाँ बात गवर्नमेंट आई में दम है। terrorism की, फिरासत बाकरी communalism की, तो साहब, political सवाल statement। पूछा जाना चाहिए। ये इस तरह से उल्टा लटकाने वाली बात कैसे पॉलिटिकल राजा सिंह अच्छे खासे पैसे दिए फिरासत साहब को। मेरे मोनी साहब, उसका एक स्टेज के ऊपर एक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल हमारा इंटरनल स्टेटमेंट है। वो कोई लोग जाके उसके खिलाफ कुछ बोल रहे होंगे, कोई लोग उसके फेवर लेकिन में केस बोल क्यों बुक हुआ फिर उस रहे- पर? नहीं, केस जो बुक हुआ, कानून आपका स्टेट गवर्नमेंट है, आप बुक करिए, ले देखिए आइए। एक मिनट में नहीं, आपको जो अभी केसेस अभी हुए वो बताता पुलिस को हूं, रन एक नहीं मिनट। कर सकते। हाँ। अभी वो पुलिस को रन नहीं कर सकते हैं। अभी नहीं बोल रहा हूं, आप साबिका में क्या करे। हाँ, वो चूंकि एक मामला हुआ था बड़ा, उसमें ले आके अरेस्ट करे, उसको बेल हो गई कोर्ट से। हाँ, उसके बाद में पार्टी जो करना था सजा दी, पार्टी के पास रिक्वेस्ट गई कि ये मैं उन्हें देखिए अपनी साहब, गलती पे मैं एक्सेप्ट कर बताना चाहूंगा, आप प्लीज इधर जूम करिए। ये देखिए राजा सिंह के ऊपर जो केसेस बुक हुए आज। ठीक है, मैं इसको कानूनी मैं दिखा कार्रवाई दूंगा अपने आप- दर्शकों को इसको। हाँ कानूनी कार्रवाई करवाइए। नहीं ठीक है। अब फिरासत बाकरी साहब, सवाल तो सीधे तौर पर है गोशा महल को के विकास को लेकर। अगर गोशा महल में विकास नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक बड़ा गोशा सवाल है। महल में विकास नहीं हो रहा तो फिर 2 दफा से एमएलए कैसा बन रहा है वो? हाँ बताइए, आवामी वोट दे मैं रही तो ना। वही तो बोल रहा ना साहब, सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड प्ले करके दिमागों को पोलराइज आप करके, क्या play कर रहे हैं दिमागों फिर को आप? पोलराइज करके लेकिन- हिंदुत्व का लेकिन कार्ड आप क्या खेल play के कर रहे हैं जो आप उनको हुकूमत जो में आ रहे हैं? मजहबी बुनियाद पे मैं आपसे तेलंगाना भी- बीआरएस गवर्नमेंट मैं आपसे जो भी एक रिलीजियस सवाल- पॉलिटिक्स नहीं खेलती। एक बात याद रखिए, हमारी क्या गवर्नमेंट politics कर रहे हैं आप? हम क्या बोल वजह रहे से हैं आ रही हमारी government आप? गवर्नमेंट, हम जो है सेक्युलर गवर्नमेंट है, हम जो है हमारी काम की बुनियाद पे, क्या आज भी secular जो है है? नंदकिशोर व्यास बिराज को अगर टिकट मिला है तो उसके काम के बुनियाद पे टिकट मिला है। वहां पर पिछले 10 साल से बेचारा अंधाधुन काम कर रहे हैं, हर कम्युनिटी को लेकर काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी आके ठहर जाते हैं, खुद की कम्युनिटी के भी लिए आके ठहर जाते हैं, लोध कम्युनिटी के लिए भी आके ठहर जाते हैं, सब चीज के लिए काम कर रहे हैं। उनकी काम के बुनियाद पे उनको टिकट मिला। सेकंड चीज, आप राजा सिंह की बात कर रहा हूं आपको, आप तो उसका जवाब दे है नहीं, आपके मुंह में कुछ है ही नहीं जवाब देने के लिए उसके नहीं, वास्ते। आप सीधा भी- सीधा आप भी कम्युनल मेरे- कार्ड, आप भी हिंदुत्व, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, मुसलमानों को गाली दियो। आप भी- हर साल जो रामनवमी की यात्रा निकलती है, मैं बताना चाहूंगा मोरिस अनवर साहब, हर साल जो रामनवमी की यात्रा निकलती है, मैं ये साल जो गए आप सो साल को थोड़ा बता रहा हूं होमवर्क और आपको। कर लीजिए। सुनिए मैं जो इस वक्त राजा सिंह को ये बोले मजबूर किसने किया, वो देखिए बैकग्राउंड में जाके पस मंजर अरे देखिए। साहब रहने दो साहब, राजा सिंह को बोलने पे मजबूर क्या अरे होता? आप आपको- कर रहे होंगे, आप बोले हम होंगे, करें। बोलो मुसलमानों को आपकी बोलिए। ड्राइविंग, आपका आपके- ड्राइवर जो आपका- है वो क्या कर रहा देखिए जाके। आप डायरेक्टली बोलिए ना साहब, आप नाम लेके बोलिए, अरे- कौन मजबूर करे? बोलता हूं मैं आपको भी देख लेता हूं, आप नाम लेके तो बोलिए। नहीं ठीक है, मैं आप सवाल indirectly सवाल क्यों ये है निशाना साध रहे कि हैं? अगर मैं गोशा आपको महल ये आपकी बताना गाड़ी चाह का रहा हूं, ड्राइवर क्या मेरी वर्ड गाड़ी का- बोला, मैं वो इससे वर्ड पहले भी- वेरिफिकेट मैं करना इससे चाह रहा पहले हूं। भी बोला था, मेरी गाड़ी को कोई ड्राइवर नहीं है, हमारी स्टीयरिंग हमारे हाथों में है, उनका मांझा उनके पास तेज है, पतंग तेज है, जाइए वहां बोलिए। वाह। कमल का फूल क्यों इतना लड़खड़ा रहा? क्यों मांझा के नीचे से
काट के चले जाता बोल के नक्को बोलो विरासत साहब। आप मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बोलिए आप विदाउट कम्युनलिज्म, राजा सिंह को मैं चैलेंज करता हूं मुंसिफ टीवी चैनल से, विदाउट कम्युनलिज्म, विदाउट मुसलमानों को गाली दिए, विदाउट हिंदुत्व जो सो प्ले कार्ड करे, विदाउट एनी जो सो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्टर्ब करते हुए आपकी अपनी काम की बुनियाद पे गोशामेल जीत के दिखाओ, नहीं जीत सकते। आप थोड़ा राउडीज्म आपका थोड़ा कम कर दो, नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ कम्युनलिज्म और पूरे हिंदुस्तान में यही राजा सिंह, मैं बोलता हूं ना, तालाब में एक मच्छी गंदी नहीं रहना, वो सबसे गंदी मछली पूरे तालाब में ये राजा सिंह के लेकिन गोशामहल कहीं ना कहीं और बीजेपी सबसे बड़ा की रोल प्ले कर रही है मछली को खाना देके और इसको पाल रही है मछली को। नहीं सुनिए, और कौन पाल रही है? कहीं ना कहीं गोशामहल पाल रही और कोई बीजेपी का होमवर्क नहीं एमएलए है साहब, आपका बीजेपी का एमएलए गोशामहल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो तेलंगाना का ही हिस्सा है। अगर वहां पर विकास नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तेलंगाना का विकास नहीं हो रहा है, तो क्यों ना आप पर भी उसको लेकर सवाल उठाएं। तेलंगाना अरे भाई फिर आप ऐसे सवाल कर रहे हैं मोरिस भाई, क्या आप बताइए, आप क्या बेनिफिशियरी चेक्स तेलंगाना में गोशामेल सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते क्या? खाली बेनिफिशियरी चेक्स हो जाता। आप बताइए, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे उनके रिप्रेजेंटेशन, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां की जो आवाम जिसको चुन के लेके आ रही है, उन्हें जो है उसको टाइम मिला तो ना कम्युनलिज्म से, उसको टाइम मिला तो ना मुसलमानों को गाली देने से, उसको टाइम मिला तो ना लव जिहाद पे से जरा दिमाग हटाए, उसको टाइम मिला गौमूत्र पीने से, उसको टाइम मिला तो उन्हें आवाम के मसले असेंबली में आवाम में उठाएगा। क्यों दूसरे पार्टी के जो मुसलमान कायदीन है उनके मुसलमानों के आवाज तो बराबर असेंबली में उठा रहे, बराबर उनका काम करा रहे। क्यों मैं बताना चाहूंगा आपको, जहां 900 करोड़ रुपए बजट था, आज 2200 करोड़ रुपए माइनॉरिटी का बजट है। क्यों? उनके अच्छे रिप्रेजेंटेशन की तरफ से हमारे बीआरएस गवर्नमेंट उनको अप्रूव करके दे रही है काम, हाँ तुम करो काम बोल के, आप आगे बढ़ाओ मुसलमानों को बोल के। क्यों अनिजुल गुरबा नहीं बनाए कि हम सब चीज कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी का। आप ये बोलिए तेलंगाना दोहरा दीजिए, फिर आसिफ बाकरी शायद आपकी बात सुन नहीं पाए। गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों डेवलप नहीं हुई? आपका बजट चाकनावाड़ी का पूरा जमीन का जमीन ऐसा बैठ गया नीचे, पूरे परेशान थे। कमर्शियल बता रहा हूं आपको, आपका गोशामहल आके आपका गोशामहल का राहुल गांधी, वो जो आप नीचे घुसने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वही राहुल गांधी पप्पू जी को भी मैं यही बोलना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली पप्पू कह देने से काम नहीं हो जाता ना फैसल भाई। हकीकत नहीं, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। सुनिए, आप भी एडमिट करते साहब, नहीं सुनिए आप भी वो मसला नहीं है। अगर आप चाकनावाड़ी की जब जमीन बैठी सुनिए, जमीन बैठी नीचे, गोशामहल एक एरिया का रिप्रेजेंटेटिव आके बोला ये जीएचएमसी की लापरवाही है। बताइए भाई कैसा जीएचएमसी की लापरवाही है? सैंक्शन गवर्नमेंट से आप कराने वाले कॉर्पोरेटर, आप ठहरा के काम कराने वाले, जीएचएमसी की लापरवाही कहां से काम करने वाले? अरे काम कराने वाले आप भाई गुत्तेदार को बात करेंगे ना, मजदूरों को बोलेंगे। आप गुत्तेदार को कुछ नहीं बोल रहे हैं, मजदूरों के ऊपर आ रहे हैं। लॉजिकली सोचिए फिरासत साहब, मिनिस्टर किसका है? आपके पास कोई चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है? बराबर चेक करे, बराबर चेक करे। जैसा आके बोले हमारे मेयर मैडम आए, फिर वही काम चाकनावाड़ी का 3RS गवर्नमेंट करा के दी। पहले कौन कराए? बराबर करा के दी। पहले कौन कराए थे? गुत्तेदार की बात करो, पहले कराए सो नहीं, ठहर के कौन कराया वो देखते। लेकिन राहुल गांधी फिर से उस बात को दोहरा गए एक बार, आप पर फिर से कालेश्वरम का आरोप लगा गया, वो भी नीचे गिरा है और वो आपकी सरकार ने कराया। एक्सपेंशन जॉइंट को नहीं पहचान सकते, उनको उतनी अखले सलीम अल्लाह ताला जो ऊपर वाला नहीं दिया, एक्सपेंशन बैंड को उन्होंने संभाल सक रहे, तो आगे बढ़ रहे हैं, जब कैराक है बोल के बोल रहे हैं। आप क्यों वकालत कर रहे हैं साहब राहुल गांधी की? बीटी में बोल के, यहाँ पर दिख के हरा देखिए बीटी में बोल के, हाँ वो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। एक्सपेंशन बैंड की बात, एक्सपेंशन जॉइंट की बात कर रहा हूं मैं आपको। हम कोई बेवकूफ जो सो मैं इतना छोटा बड़ा आदमी नहीं हूं आपके ऐसा मैं किसी को जस्टिफाई कर सकूं। मैं यही बता रहा हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट अपने काम के बुनियाद पे, राहुल गांधी जी एक्सपेंशन जॉइंट को जब नहीं फरक सके, उन्होंने बोले आके यहाँ पर क्रैक है, तो उनकी काबिलियत का अंदाजा हमको मालूम हो गया। सेकेंड चीज, बैठ के मिजोरम में बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में अब जो है बीजेपी की सरकार जाने वाली है बोल के, तो राहुल गांधी जी को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तेलंगाना में पिछले 10 साल से जो अपने बीआरएस की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, है कि नहीं? सेकंड चीज, आप ये बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि भाई आप बीजेपी का वो जो काम करे बोल के बोल रहे हैं, पहले गुत्तेदार को पकड़िए, उसके बाद बात करिए। गुत्तेदार जिम्मेदार नहीं होता फैसल साहब, गवर्नमेंट जिम्मेदार होती, गवर्नमेंट जिम्मेदार होती। पुलिस कांस्टेबल का एक अगर होमगार्ड, एक कांस्टेबल कुछ गड़बड़ करता है तो मेरा मुराद ये था, गुत्तेदार से मेरा मुराद ये था, बीजेपी के एमएलए जो वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता, वहां का कॉर्पोरेटर तो था ना, बीजेपी का कॉर्पोरेटर का काम क्या है ये बताइए? सुनिए, कॉर्पोरेटर का काम क्या है ये बताइए? वो तो छोड़ दीजिए चाकनावाड़ी का साहब, कई ऐसे इलाके बताता हूँ मैं आपको, कई ऐसे इलाके बताता हूँ जहां पर आज भी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, कई ऐसे बताता हूँ आपको जहां पर आज भी रोड सिस्टम सही नहीं है। आपके बीजेपी के कॉर्पोरेटर से साहब, आपके बीजेपी के गवर्नमेंट से आपकी नुमाइंदगी सही रहना चाहिए ना। अगर कहीं आप कम्युनलिज्म से आपका दिमाग हटाएंगे नहीं, आरोप तो आप पर भी लगेंगे ना। अगर कहीं पे अगर बीजेपी के या दूसरी पार्टी के होंगे तो मतलब आप वहां विकास नहीं करेंगे।
टोटल तेलंगाना की बात मत करिए। तेलंगाना की अगर मैं बात करना चाहूंगा ये मुंसिफ तो फिराज नेशनल साहब टीवी है, आफ्टर यहाँ पे डिबेट हम जो है स्टेट टीवी की बात करेंगे। आफ्टर डिबेट मेरी कार नीचे ठहरी हुई है, चलिए बताता हूँ क्या डेवलपमेंट हुआ आपको। आप खुद बोलते ऐसा ऊपर से मुंडी नीचे नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट करी क्या नहीं करी, जरा एक राउंड लगाइए, आपको मालूम होता। मगर आप जब गोशा महल में एंट्री लेंगे, बताइए डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, आप बिल्कुल फाइनल तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज मेरे हिसाब से आज की डेट में रजनीकांत, एक्टर रजनीकांत, एक्टर सनी क्यों? देओल, आप क्योंकि- 0 बोल लो 1 बोल लो, क्यों? मगर आके क्योंकि- हिंदुस्तान में फैसल से भाई, बड़े बड़े बस- सेलिब्रिटीज अब- हर कोई आके जो सो हमारी यहाँ पर आज- तारीफ करके आज- जा रहा है। जो एक 10 साल पहले 15 साल पहले जो हैदराबाद था, आज का जो हैदराबाद है बिल्कुल बिल्कुल पूरी चलिए, न्यूयॉर्क की चलिए, शक्ल ठीक ले है, चुका ठीक है। है। फिरासत बाकरी साहब, बिल्कुल आखिरी। इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तेलंगाना का आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जब एट द टाइम ऑफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट द टाइम चंद्रबाबू नायडू थे, उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज आज भी उसी के नाम पर इन्हों अपना गुलगुला चल रहे हैं। डेवलपमेंट पूरा बाबू का है। आप बोल रहे हैं कि बीआरएस गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट का टीआरएस करी क्या? हर चीज उनको मिला। चलिए, एक इनके ऑफिस करेंगे इस में बारे एक ट्यूबलाइट के पास स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इनको। ठीक है। तेलंगाना को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है, क्योंकि इरफान कादरी साहब किसी टेक्निकल वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, वो यहाँ से बाहर थे। लेकिन मुझे लगता है कि फैसल खान जो अपनी पार्टी के लिए बीआरएस के लिए थे, वो उन्होंने अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश की। फिरासत बाकरी साहब ने भी कहा चर्चा अभी भी क्योंकि बाकी है, बहुत कुछ अभी तेलंगाना पर होना बाकी है, तेलंगाना पर चर्चा बाकी है। अभी 30 तारीख को इलेक्शन है, उससे पहले मुंसिफ टीवी पर कई चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी, न सिर्फ तेलंगाना पर बल्कि कई नेशनल मुद्दों पर। और कुछ नए गेस्ट और फिर से फिरासत बाकरिया साहब या फैसल भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल अपने मेज़बान मोनी सरवर को दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।